मौसम गर्मी का चल रहा है, लेकिन मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं बिजली चमक रही है, तो कहीं आंधी तूफान और हवाएं चल रही हैं। इसी तरह राजस्थान में राजनीति का रंग भी दिख रहा है। कांग्रेस की गौरव यात्रा निकल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है। किस तरह के आयोजन हो रहे हैं और कौन नेता क्या कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने परिवारवाद पर और कांग्रेसवाद पर तीखा प्रहार किया है, तो कांग्रेस के आला नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखे प्रहार किए हैं। क्या कहा इन नेताओं ने, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई तो मैं उसको पूरा वंशवाद नहीं कहूंगा कि इंदिरा जी में क्षमता थी, लेकिन इंदिरा जी के हत्या के बाद पायलट राजीव गांधी, जिसको राजनीति करनी नहीं थी, उसके परिवार को नहीं करनी थी, उसको लाके प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बिठाना, ये वंशवाद। किसी सांसद का बेटा लड़ा और विधायक बना, ये कोई वंशवाद नहीं है। बिना किसी इसके नंबर 1 पर बिठाना, जो है वो परिवार तय करेगा। समाजवादी पार्टी वो परिवार तय करेगा, महाराष्ट्र में शिवसेना पूरा ठाकरे परिवार तय करेगा। ये एक परिवार, फारूक अब्दुल्ला परिवार जम्मू कश्मीर में, ये परिवार के हाथ में सभी प्रकार के राजनीतिक निर्णय सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जब जाते हैं, तो वो वंशवाद है, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगा। और मैं अगर पार्टी का 20 साल विधायक रहा, तो एक दिन पार्टी ने तय किया कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेगा, तो नहीं लड़ेगा। ये थोड़ी है कि मैं इतने साल से विधायक हूं, मंत्री हूं, तो हर चुनाव में मुझे टिकट मिलना ही चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्रियों को घर बिठा दिया। घर बिठाया मतलब मंत्री पद से घर बिठाया, सब सक्रिय है। उत्तराखंड के चुनाव में तो मेरे साथ सभी मंत्री काम कर रहे हैं, मतलब पूरी टीम को मैं वहां लेकर गया था। मैं राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता बना मतलब मैं पार्षद बनूंगा, विधायक बनूंगा, मंत्री बनूंगा, जिंदगी के आखिर तक तिरंगे में लपटे हुए ही जाऊंगा। कभी कभी भाजपा के झंडे में भी लपटे हुए जा सकते, उसमें क्या है। ये सोच राजनीति में लाने का काम मोदी जी ने किया। कल्पना कीजिए आप, गुजरात में जो सिटिंग मंत्री है सबके इस्तीफे, और फर्स्ट टाइमर व्यक्ति मुख्यमंत्री होकर सरकार चला रहा। चल सकता है अगर नीयत अच्छी है, नीयत साफ है, तो इस प्रकार के प्रयोग राजनीति में कर सकते हैं, करके सफल भी होकर दिखा सकते हैं। अब गुजरात में क्या मतलब, कल सभी प्रदेशों में करो, सही आकलन करते हुए करना। और मुझे लगता है कि ऐसे राजनीतिक पार्टी के अंदर भी एक अलग सोच निर्माण करना। मतलब हमारे पुणे में एक सांसद थे अनिल शिरोडे, उसके बेटे को विधायक बनना था, और महाराष्ट्र के चुनाव लोकसभा के बाद 4-5 महीने में होते हैं, तो लोकसभा के सभी चर्चा की, तय करो कौन होगा। एक ने पार्टी का काम करो और दूसरे ने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में आ जाओ। मुझे लगता है कि इतनी स्पष्टता होना, इतने कार्यकर्ता है। एक बहुत सीनियर अटल जी की सरकार में मंत्री रहे, कई बार विधायक, कई बार सांसद, मतलब 5-6 बार विधायक, 6 बार सांसद रहे, मंत्री रहे। ऐसे व्यक्ति राज्यपाल बने, राज्यपाल के नाते बहुत अच्छा काम किया, और उनको लगा कि मुझे और एक टर्म मिलनी चाहिए, तो स्वाभाविक है उन्होंने अच्छे मन से व्यक्त भी किया। और तब पार्टी के नेतृत्व ने कहा ये पार्टी को बढ़ाने के लिए और 250-300 लोग जो सीनियर है उनके नाम है, एक व्यक्ति को हम 2-2 बार मौका दे तो इनको कब देंगे। आपने अच्छा काम किया है, अब लौटने के बाद आप वापस पार्टी का अच्छा काम कर सकते हैं। राज्यपाल मतलब रिटायरमेंट थोड़ी होता है सामाजिक जीवन से। अब ये सब सोच राजनीति में पिछले 8 साल में बदल रही है, और मुझे लगता है कि मतलब आप राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सांसद देखो, या 2015 से पद्म पुरस्कार के नाम देखो। इसके पहले क्या था, इस मुख्यमंत्री का हार्ट ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर पद्मश्री, इस मुख्यमंत्री के बेटे के स्कूल का कोई बढ़िया टीचर पद्मश्री। मतलब नाम एक बार ऐसे ही अध्ययन करो आप कि किन लोगों को कैसे मिले हैं। और पिछले दिनों में आप राष्ट्रपति पुरस्कार, राष्ट्रपति जब पद्म पुरस्कार देते हैं उसका यूट्यूब पे वीडियो देखें, एक एक नाम, 108 साल की उम्र की व्यक्ति योगासन करने वाले, कितने अलग अलग प्रकार के लोग। मतलब ये पद्म पुरस्कार लोगों से मांगना ऑनलाइन, उस पर विचार करना। देश का अगर इतना सर्वोच्च पुरस्कार है तो वो देते समय सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए, इसके लिए प्रयास है। ये सारी चीजें
अगर आपकी सोच अलग हो तो ही हो सकती है। नहीं तो मैं मेरे चेले मेरे चपेटे ये वो इनको उनको देना है तो देने से चीजें बहुत है, लेकिन वो नहीं करना। पद्म पुरस्कार ये देश का इतना सर्वोच्च पुरस्कार है। मुझे लगता है कि हर एक्शन सरकार आने के बाद या पिछले का एजेंडा हिंदुत्व का एजेंडा मतलब एंटी मुस्लिम एंटी क्रिश्चियन नहीं, जो हिंदुत्व का एजेंडा होगा वो एजेंडा पूरा करते समय जो जायज है वो करना। और मुझे लगता है कि वो पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में तो और भी देखेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि जो जो बातें हम सब के मन में थी, विशेषतः जो बुद्धिजीवी लोग सोचते हैं कि भाई इस देश की राजनीति से ये कभी हो ही नहीं सकता है, तो वो करके दिखाने का काम। जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री आवास पर गए, प्रधानमंत्री कार्यालय में उन्होंने चार्ज लिया, उस दिन के बाद जो भी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री आया, 2014 तक विदेश से आए राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ताजमहल का एक मिनिएचर तोहफा देता था। मोदी जी प्रधानमंत्री होने के बाद ताजमहल ये दुनिया का 7वां अजूबा है और उसका हमको अभिमान भी है, लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति भगवत गीता है। संस्कृत और अंग्रेजी भगवत गीता प्रेजेंट करने का काम उस दिन से शुरू है। प्रधानमंत्री जी विदेश में जब भी जाते हैं, आप उनके कार्यक्रम में देखिए, वहां के मंदिर में उनका कार्यक्रम होता ही है बिना बोले। हमारा ये कल्चर है, लेकिन हम बाकी कल्चर का स्वागत करते हैं। अगर किसी की प्रार्थना पद्धति अलग होती है उसका स्वागत है। मुझे लगता है ये चीजें छोटे छोटे एक्टिविटी के द्वारा बताना, मतलब मैं शिक्षा मंत्री 14 और 19 के बीच ही था और कई बार मैं प्रयास करता कि ये अपना अभी भी हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है वो मुगलों की है, उसमें ये आना चाहिए वो आना चाहिए। करेंगे, आराम से करेंगे। मतलब पहले 5 साल के मोदी सरकार ने आम हिंदुस्तानी का विश्वास जीत लिया। फिर उसके बाद 370 भी हुआ, राम मंदिर भी हुआ, ट्रिपल तलाक भी हुआ, केदारनाथ का भी हुआ, काशी विश्वेश्वर भी हुआ कि नहीं? मतलब यहाँ बैठे हुए अगर कोई छात्र आंदोलन में होंगे या युवा समय से काम करते होंगे तो सब लोगों ने एक ही नारा दिया था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी। और ईमानदारी में वो नारा देते समय कभी कश्मीर इस प्रकार अपना होगा 370 हटेगा, ये लग रहा था कि किसको तो जोश में नारा दे देंगे बस। की आवश्यकता है। हम सब लोग जो यहाँ एक विशेष विचार के लिए काम करते हैं, उस राजस्थान की 7 करोड़ जनता के लिए जवाबदेह हैं। पिछले 3 वर्षों से जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार के बारे में मुझे बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आदरणीय गुलाब जी भाई साहब तो इस बात के खुद साक्षी हैं। पर मैं भी 90 से राजनीति में हूँ, इस तरीके की अराजक सरकार मैंने नहीं देखी। किसी सरकार में 3 वर्षों के कालखंड में 7 लाख मुकदमे दर्ज हो जाए, 1 वर्ष का आंकड़ा सिर्फ महिलाओं के दुष्कर्म, गैंगरेप और उत्पीड़न के आंकड़े 6337 हो जाएं, हर दिन 18 बलात्कार होते हों, उस प्रदेश में भ्रष्टाचार का मेन्यू कार्ड बन जाए, इस प्रदेश में किसानों को कर्जा माफी के नाम पर ठगा जाए और 32.3% से भी ज्यादा बेरोजगारी की दर हिंदुस्तान में कहीं मिले तो वो राजस्थान में मिले, बेरोजगारी भत्ते के नाम पर नौजवान ठगा जाए, तो पूरी एक लंबी फहरिस्त है जो जनता की अदालत में इस राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को दोषी पाती है। मुझे लगता है मित्रों कि जो प्रबुद्ध लोग होते हैं उनकी दोहरी भूमिका होती है। एक भूमिका ये होती है कि जो सच देखते हैं, जो नेक देखते हैं, उनको लोगों तक पहुंचाना, उनके दरवाजे तक पहुंचाना, क्योंकि आसान काम नहीं था। जन धन के खाते से किसी ने पूछा क्या फर्क पड़ता होगा, इससे क्या भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा होगा, लेकिन उस विधवा की आत्मा से पूछिए जो अपनी पेंशन के लिए दर दर भटकती थी। ये मोदी जी का राज है, जिनके शासनकाल में उसके हक का पैसा उसके खाते में इज्जत के साथ जमा हो जाता है। ये भ्रष्टाचार पर अंकुश भी डालता है और उसका हक भी देता है। लेकिन राजस्थान की सरकार जिस तरीके से अत्याचार और अनाचार कर रही है, प्रतिशोध की राजनीति करती है, मुझे लगता है कि उस अराजक सरकार की हकीकत भी जनता की निगाह तक और जनता के दरवाजे तक पहुंचनी जरूरी है। ये केवल पार्टी या विचार के लिए नहीं, ये युग धर्म है उन लोगों को उनको न्याय देने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए और इस लोकतंत्र में किसी कमजोर की आवाज बनने के लिए। तो मैं जितने हमारे यहाँ प्रबुद्ध लोग हैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि उन्होंने भारत को बदलते हुए देखा। अभी जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच में बहुत सारी खबरें चलती थी, लेकिन एक सुखद खबर आई। मेरे क्षेत्र के कुछ नौजवान थे जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करते थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मैंने पूछा कि तुम पर क्या बीती और तुम लोगों ने क्या सोचा होगा। मैं खबरों में देखता था, आप भी सुनते थे कि किस तरीके से वहाँ हिंदुस्तान के 25,000 लोग
उस आतंक के साए में जीते हैं, जिनको लगता होगा कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो भारत की सरकार ने व्यवस्था की कि पड़ोसी देशों में उन्होंने वहां मंत्री भेजे, वहां वायुसेना का विमान भेज दिया, लेकिन इतने वर्ष से तो कुछ होता नहीं था, उनको पड़ोसी देशों में आना था। तो मैंने उस विद्यार्थी से पूछा कि तुम आए कैसे, इतनी भीषण गोलीबारी के बीच में आए कैसे। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि हिंदुस्तान के सब विद्यार्थियों ने एक दिमाग लगाया, हमने कागज पर एक तिरंगा पेंट किया, उस तिरंगों को लेकर हम सड़क पर निकले और हमने एक चमत्कार देखा कि रूस की गोलीबारी और यूक्रेन की बमबारी बंद हो गई। उस तिरंगे को देखकर उन्होंने हमें जगह दी। ने अपना सर्वस्व दिया, ये उनकी बदौलत है। उनके परिश्रम से जो काम अधूरा रहा है उसका पूरा करने का काम आपका, मेरा और सभी राष्ट्रभक्त लोगों का है। मैं सोचता हूँ कि विनोद जी तावड़े का ये व्याख्यान इसी दिशा में आपको और मुझे, राजस्थान के राष्ट्रभक्त लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। मैं आपकी तरफ से, शहर की तरफ से उनका हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि मेवाड़ की धरती हमेशा उन्हीं मूल्यों के लिए जी है और उन्हीं मूल्यों के लिए संघर्ष किया है। हमारा यहाँ का मिट्टी का एक एक कण कण रज रज इस बात का साक्षी है कि यहाँ कोई बड़ा और छोटा नहीं होता। त्याग में एक पन्ना धा जैसी साधारण महिला भी अपने बच्चे का अपनी आंखों के सामने बलिदान देकर मेवाड़ के उस वंश परंपरा की रक्षा करने में सर्वस्व न्यौछावर किया। तो यहाँ हाड़ी रानी जैसी नई नवेली शादी करके आई हुई एक क्षत्राणी अपने पति को युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्वक संघर्ष करे, इसलिए कहीं उसे पीछे देखने की आवश्यकता नहीं, और इसलिए साहस भरने के लिए अपनी मुंडी काट करके उनको माला के रूप में पिरोकर भेजा। और जिस बहादुरी से वो लड़े हैं वो मेवाड़ का कण कण जानता है। मैं सोचता हूँ हम सब लोग जिए हैं तो देश के मूल्यों के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के मान और स्वाभिमान के लिए। हमने जो कुछ भी अब तक सीखा है और किया है, मैं सोचता हूँ इस यात्रा में आज विनोद तावड़ेकर जी का वक्तव्य हमारे सबको इस रास्ते पर आगे बढ़ाने में मदद करेगा। मैं एक बार उनका आपकी ओर से, मेरी ओर से, शहर की ओर से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे जिलों की नगरी उदयपुर, राजस्थान में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया और भारतीय जनता पार्टी के कई आला पदाधिकारी अपने इस आयोजन के दौरान कांग्रेस पर हमला करने से नहीं चूके। शब्द बाणों से इस तरह से हमला किया, चाहे परिवारवाद के नाम पर हो या राजस्थान में 3 साल में किए गए कार्यों के नाम पर हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर हो। भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं ने गंभीर आरोप प्रत्यारोप की झड़ी भी लगाई, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस हैं, वो भी पूरी तरह से सड़क पर उतरी हुई है दमखम के साथ, और कार्यकर्ताओं में जोश भी कम नहीं दिख रहा है। भारत माता की जय। स्वागत है, गौरव यात्रा का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, गौरव यात्रा का स्वागत है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, महापुरुषों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, महापुरुषों का ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, इंदिरा राजीव का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, इंदिरा राजीव का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सेवा दल के कार्यकर्ता हो, युवक कांग्रेस हो, NSUI हो या मूल रूप से कांग्रेस हो, चाहे हड्डियां भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन दम अभी भी इन हड्डियों में दिख रहा है। बड़े जोश के साथ में ये गौरव यात्रा का स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। राजस्थान की इस धरती पर गौरव यात्रा आई है और जिलों की नगरी उदयपुर की सड़कों पर इस तरह का उल्लास का वातावरण दिख रहा है। आप देख रहे हैं आज़ादी की गौरव यात्रा का जिलों की नगरी उदयपुर में भव्य स्वागत हुआ है। इतना
जोर शोर से स्वागत हुआ है कि गौरव यात्रा में जो तपती धूप में जो चल रहे हैं कार्यकर्ता और पदाधिकारी, उनके मन में भी एक बार की खुशी की लहर छा गई कि उनकी पद यात्रा सफल होगी और फिर से कांग्रेस राजस्थान में आएगी। लेकिन अंदरूनी रूप से किस तरह से संगठन मजबूत हैं और कार्यकर्ता इसके लिए कितना तैयार हैं, यह तो आने वाले चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन एक बार तो कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी और गौरव यात्रा में जो साथ चल रहे हैं, उनमें जिस तरह का उत्साह दिख रहा है और कदम दर कदम ये बढ़ते ही जा रहे हैं और अपनी लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, इनमें उत्साह है, उमंग है और इस उत्साह और उमंग का परिणाम चाहे इन्हें कितना भी मिला हो, लेकिन एक बार की ये पार्टी के लिए जिस तरह से सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो कितना लाभ दिला पाएगी आगामी चुनावों में, यह तो समय ही बताएगा। जिलों की नगरी उदयपुर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का क्या कहना है, देखते हैं। आवश्यकता है कि लोगों को फिर से याद दिलाया जाए कैसे आज़ादी मिली और इस आज़ादी का महत्व क्या है और इसको कैसे बचा के रखना है। आज आज़ादी पे सबसे बड़ा खतरा अगर मंडरा रहा है तो वो सरकार के जो बैठे हैं केंद्र सरकार में, उस विचारधारा से आज़ादी को खतरा है और अपनी आज़ादी को बचाने के लिए उस विचारधारा से हमें लड़ना है। आज ये संकल्प हमने। मेरा नाम ज्योति खन्ना है। मैं हिमाचल की फॉर्मर स्टेट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस सेवा दल की पंजाब की प्रभारी ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ और आज हम आज़ादी गौरव यात्रा के लिए जो निकले हैं, इस देश में एक मुकाम बनाने के लिए, इस देश को एक मैसेज देने के लिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई अलग नहीं है, ये महाराष्ट्र है, हिंदुत्व है, यहाँ सभी एक समान है, सबको एक समान समझा जाता है। और इस आज़ादी गौरव यात्रा में सभी लोग जो है बहुत उत्साहित है और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक सदस्य जो है इस यात्रा में शामिल है, चाहे वो कार्यकर्ता है, चाहे। मेरा नाम राजेश चौहान है। हाँ, मैं मनोनीत पार्षद, मुझे अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से मिला है। मुझे इस रैली में शामिल होकर बहुत ही पसंद और खुशी मिल रही है।